तुम अगर कमजोर रहोगे तो तुम्हारा शोषण होगा। यह न्यूटन का चौथा नियम है। शिक्षा का पहला उद्देश्य है व्यक्ति के दिमाग को जिंदा करना, जिंदा। और एक जिंदा दिमाग का सबसे बड़ा लक्षण है क्यूरियोसिटी। पढ़ने से समझदारी नहीं पैदा होती सर, होती ही नहीं। और व्यक्ति समझदारी से महान बनता है, पढ़ने से नहीं बनता। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक घोड़ों की रेस थी। अलग अलग पंचायतों से घोड़े बुलवाए गए। एक पंचायत में घोड़ा नहीं था, तो पंचायत ने कहा भाई साहब अपने गांव की इज्जत का सवाल है। उन्होंने बोला क्या किया जाए कि घोड़ा नहीं है, गधे को तैयार करो। अब उन्होंने पूरे गांव ने ढूंढा, गधों में हड़कंप मच गया और मरवा दिया, रे घोड़ों में भेजेंगे। गधों में हड़कंप मच गया, लेकिन फिर भी जो हृष्ट पुष्ट था ना गधा, थोड़ा सा घोड़े जैसा लगने वाला, उसको लिया। उसको लेके कि भाई तू कर सकता, वो कहता मरवाओगे रो, मत भेजो। नहीं तू कर सकता है। उसको पूरे 2 दिन का आरटीपी दे दे के बोला तू कर सकता है। अब इतने पंप भरते हैं तो कुछ तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। गधे ने बोला मैं जाएगा गांव की इज्जत के लिए, मैं जाएगा, रेस में जाएगा, पंचायत की इज्जत के लिए पूरा लुट जाएगा, लेकिन मैं जाएगा। ओके, सरपंच तैयार, सारी टीम तैयार, और गधे को लाके खड़ा कर दिया रेसिंग की लाइन पे, और गधा बिल्कुल रेडी। लेफ्ट में देखा घोड़े, अरे बारे मर गए रे, राइट में मर गए रे, बारे कांपने लग गए पांव। अब गधा वहां तो ठीक था, लेकिन घोड़ों में पहुंचने के बाद तो फर्क पड़ता है ना। कांप रहा है, टांगे कांप रही है, और विसिल बजने वाली है। और विसिल बजने के 5 सेकंड पहले वो हुआ जिसने प्रकृति के नियम ही बदल दिए। विसिल बजने के 5 सेकंड पहले गांव के सरपंच ने गधे की पूंछ उठा के आधा किलो मिर्ची डाल दी। और आप कह रहे हो कि रेस का रिजल्ट क्या हुआ? अरे रिजल्ट 6 महीने तक गधा रुका ही नहीं। 5-6 रेस और हो गई 6 महीने में, वो रुका ही नहीं। क्यों? जिसके आग लग रही होती है ना, आग, वो नहीं रुक सकता। एक गधा भी घोड़ों को हरा सकता है जब डिजायर अपनी तड़प पे होती है। इस कहानी का मैसेज ये है। इसी कहानी, एक बार एक लड़का अपने गांव से शहर गया इंटरव्यू देने के लिए। जॉब के लिए उसने अप्लाई किया था। बहुत दिनों के बाद उसका इंटरव्यू के लिए नंबर आया। इंटरव्यू में जब उसका नंबर आया, फाइनली बहुत लंबी लिस्ट थी। अंदर पहुंचा तो जो बंदा इंटरव्यू ले रहा था, उसने एक के बाद एक सवाल करने शुरू किए। उसने पूछा कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, बहुत सारी बातें चल रही थी। फिर उसने पूछा कि क्या आपने स्कॉलरशिप के लिए कभी अप्लाई किया था? तो लड़के ने कहा कि नहीं। बोले आप क्या करते हो? तो उसने बताया कि अभी तो मैं बेरोजगार हूँ। बोले आपके पापा क्या करते हैं? तो उसने बताया कि मेरे पापा फार्मर हैं, किसान हैं, खेती करते हैं। तो जो इंटरव्यूअर था उसने पूछा कि क्या आपने कभी अपने पापा की हेल्प की है फार्मिंग में? तो उसने कहा नहीं, मैं कभी भी खेत में नहीं गया, क्योंकि पापा को पसंद नहीं है। पापा चाहते हैं कि मैं उनकी तरह किसान ना बनूं, बल्कि वो चाहते हैं कि मैं अच्छी नौकरी करूं। तो इसलिए वो मेरी पढ़ाई पर सारा फोकस रखवाते थे। तो वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई करता रहूं। तो जो इंटरव्यूअर था उसने कहा कि एक काम करना, आज आप अपने गाँव जाओ, जाकर के अपने पापा से मिलो और उनके हाथ पैर देखना, और कल फिर से आना। लड़का जैसे ही इंटरव्यू के बाद बाहर निकला तो बड़ा खुश हो गया। लड़के को लगा कि कल आना का मतलब है कि नौकरी पक्की हो गई है। वो शहर से मिठाई लेकर के घर पहुंचा। गांव में जाकर के पिताजी को बताया कि पापा नौकरी लग गई है। उन्होंने कहा कि कल आना। तो कल आने का मतलब तो ये होता है कि जॉब लग गई है। तो गांव में मिठाई बढ़ने लगी। पिताजी को बांटी, माताजी को बांटी। घर में सब कुछ खुशी का माहौल चल रहा था। लड़के को बात याद आ गई जो इंटरव्यूअर ने कहा था कि अपने पापा के हाथ पैर देखना। तो उसने पापा से कहा कि पापा अपने हाथ दिखाओ, हथेलियां आपकी मेरे को देखनी है। तो वो जिद करने लगा। तो पहले तो पापा ने छुपा लिया, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके हाथ पैरों की क्या हालत थी। लेकिन फिर भी बच्चे ने जिद की तो उन्होंने अपने हाथ आगे कर दिया। लड़के ने देखा तो उसके पापा के हाथ बहुत ज्यादा सख्त थे। जगह जगह से हथेलियां फटी हुई थी, पैर फटे हुए थे, हाथ पैरों की हालत बहुत खराब थी। खेत में काम कर करके वो बूढ़े हो चले थे। पिता के हाथ पैरों की हालत देख करके उस लड़के की आंखों में आंसू आए और वो पापा के पास बैठ गया। उसने बोला कि पापा बस आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आज आपकी और मेरी बात होगी। आप मुझे बताओ, खेती के बारे में बताओ, खेत के बारे में बताओ, क्या क्या आम बोते हैं। बहुत सारी बातें वो करने लगा, क्योंकि बच्चा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। वो फैमिली से दूर चला गया था पढ़ने के लिए, और उसके बाद उसके लिए फैमिली बस एक आने जाने के एक मीडियम बन गई थी। उस दिन उसने बहुत सारी बात की।
रात कब बीती मालूम नहीं चला। अगले दिन वो फिर से शहर गया इंटरव्यू देने के लिए, फिर से वहीं पहुंचा। तो जो इंटरव्यूअर था फिर उसने पूछा कि आपने अपने पापा के हाथ पैर देखे? तो लड़के ने कहा हाँ देखे, और मुझे बहुत रोना आया। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्या हुआ, क्या क्या आपने फील किया कल, मुझे सारी फीलिंग्स बताओ। तो लड़का बताने लगा कि मैंने अपने पापा के हाथ पैर देखे, उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं उनसे डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं अपने पापा से बात नहीं करता था, खेती के बारे में मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पापा कितना काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं धूप में, तब जाकर के मेरे लिए पैसा आ रहा है, तब जाकर के मेरी EMI भरी जा रही है, तब जाकर के मेरे लिए फीस का पैसा इकट्ठा हो रहा है, रहने का पैसा इकट्ठा हो रहा है। मुझे कल रिश्तों की अहमियत समझ में आई। मुझे कल समझ में आया कि निस्वार्थ कैसे कोई दूसरे के लिए जी सकता है। ये बात जैसे उसने बोली, इंटरव्यूअर ने कहा कि अब आप सिलेक्ट हो गए हो, क्योंकि यही सारी क्वालिटीज मुझे अपने मैनेजर में चाहिए थी। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में हमारे सबके पास में एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत बड़ा खजाना है, जिसका नाम है पेरेंट्स। मेंढक चल रहे होते हैं, 2 फ्रॉग चल रहे होते हैं। 2 फ्रॉग्स चल रहे हैं तो अचानक आगे एक खाई आती है, एक में वो गिर जाते हैं। 2 फ्रॉग्स चल रहे हैं, अचानक एक खाई में वो गिर गए। दोनों फ्रॉग गिरे तो वो कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। पत्थरों के साथ, मिट्टी के साथ रगड़ रहे हैं, कहीं खून निकल रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से 5-6 फ्रॉग, 5-6 मेंढक और आ जाते हैं जो उनको सलाह देनी शुरू कर देते हैं, जो हमारे साथ भी होता है। 5-6 मेंढक और आ जाते हैं, उनको सलाह देनी शुरू कर देते हैं, कहते हैं ये खाई बहुत गहरी है, तो इससे बाहर निकल नहीं पाओगे, कोई फायदा नहीं है, इतनी गंदी, इतनी तपस्या भरी, इतनी दर्द भरी मौत का, इतनी दुख भरी मौत का कोई फायदा नहीं है, आराम से शांति की मौत बन जाओ। एक फ्रॉग उसी वक्त शांत हो जाता है। ऊपर बैठे बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार यार कह रहे हैं कोई फायदा नहीं, रुक जाता है, थम जाता है कि आगे नहीं बढ़ना। दूसरा फ्रॉग और जोर से कोशिश करनी शुरू कर देता है, दूसरा मेंढक और जोर से जंप करनी शुरू कर देता है, और रैशेस हो रहे हैं, और खून निकल रहा है, और रगड़े लग रही है, लेकिन वो और जंप कर रहा है। ऊपर बैठे लोग और परेशान। जब किसी की सलाह नहीं मानो तो लोग तो परेशान, वो और परेशान। तुझे समझाया है इतनी दर्द वाली मौत को मत इनवाइट कर, इतनी दर्द वाली मौत को मत बुला, आराम से शांति से मर जा। वो मेंढक और ज्यादा जंप करनी शुरू कर देता है, और ज्यादा उछलना शुरू कर देता है, और ज्यादा जोर लगाता है, और खून निकल रहा है, लेकिन और ज्यादा कोशिश कर रहा है। ऊपर बैठे मेंढक और परेशान, वो चिल्लाते हैं तुझे समझाया है, उसको देख, वो शांति से अपनी शांति की मौत मर रहा है, तू इतनी दर्दनाक मौत मर रहा है, तू भी शांति से मौत मर, तुझे समझ नहीं आती, रुक जा, थम जा, बस कर। वो मेंढक और ज्यादा जंप करता है, और उछलता है, और कूदता है, खून बह रहा है, बहने दो, लेकिन और जंप करता है, और जंप करते करते बाहर आ जाता है। वो मेंढक बाहर आ गया, दूसरा मेंढक नीचे रह गया। अब सबको परेशानी कि इसने हमारी एडवाइस क्यों नहीं मानी, इसने हमारी सलाह क्यों नहीं मानी, ये हमारे हिसाब से क्यों नहीं चला। उसके पास जाते हैं जानने के लिए कि ऐसा क्या था उसके माइंड में। उससे बात करने की कोशिश करते हैं। जब बात करते हैं तो पता चलता है कि जो मेंढक जंप करके बाहर आया वो मेंढक बहरा था, वो सुन नहीं सकता था। जब मेंढक उसको डिस्करेज कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, उसको लग रहा था इनकरेज कर रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, वो और जोर से जंप करता था। वो और मना करते थे मत कर मत कर, उसको लगता था बोल रहे हैं कर पाएगा, और वो और ज्यादा जंप करता। जब आसपास की नेगेटिविटी तंग करे तो ऐसे लोगों के आगे बहरा होना ही अच्छा है। हर अचीवर, हर सक्सेसफुल, किसी भी परफॉर्मर को देखो, जितना वो बहरा हुआ नेगेटिविटी के आगे, उतना वो ग्रो किया। राइट? ये चीज हमारे साथ भी होती है। नेगेटिविटी आसपास आएगी, आपको रोकेगी, हालात रोकेंगे, टोकेंगे, लोग डराएंगे, धमकाएंगे, सिचुएशंस इरिटेट करेंगी, फ्रस्ट्रेट करेंगी, कदम बार बार डगमगाएंगे, लेकिन हमें चलते रहना होगा, हमें बढ़ते रहना होगा। People will rate you, people will hate you, people will shake you, people will break you, but it is you who is going to make you, it is you who is going to make you. ये कहानी है 2 बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और वीरू जैसे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नहाते धोते। नहीं धोते नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो एक दिन वो दोनों गांव से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला, वो एक कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गया, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। अब जो दूसरा बच्चा था, छोटा सा 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं दिखा जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए।
और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिसमें एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको। उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह उसको खींचने लगा। खींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने। छोटे से बच्चे ने, 6 साल के और 10 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था। खींचता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिया, जब तक वो बाहर नहीं आया। अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ये कहानी समझ आती है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये दो बच्चे जब दोनों एक हो गए, जब बाहर आए और आकर के गले मिल रहे, रो रहे और खुश हो रहे, एक तरफ से उनको डर भी लग रहा था। डर था कि अब गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुएं में गिर गए और ये सब चीजें हुई। लेकिन मजे की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जब गांव गए और जा करके उन्होंने अपने घर वालों को बताया, बाकी गांव वालों को बताया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया, पूरे गांव वालों ने। और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके। तो इतने बड़े बच्चे को इतनी ऊपर खींचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक आदमी था उस गांव में, उसने विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक। और सबको लगा कि यार ये कभी झूठ नहीं बोलते, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिस वजह से ऐसा कह रहे हैं। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के उनके पास में गए और जाकर के बोले कि देखो जी, हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनको हंसी आ गई। वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बताऊं, वो बच्चा बता तो रहा है उसने कैसे किया। बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंका, उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी को खींचा और अपने दोस्त को बचा लिया। तो आपको पता तो है उसने कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं। तो सारे गांव वाले उनकी शक्ल देख रहे। फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया, कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई। और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया, उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। तुम अगर कमजोर रहोगे तो तुम्हारा शोषण होगा, यह न्यूटन का चौथा नियम है। शिक्षा का पहला उद्देश्य है व्यक्ति के दिमाग को जिंदा करना, जिंदा। और एक जिंदा दिमाग का सबसे बड़ा लक्षण है क्यूरियोसिटी। मजदूरों के लिए होता है, राजाओं के लिए नहीं। जय हिंद, इलाहाबाद। प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज। जय हिंद, प्रयागराज। तो आज की सेमिनार की शुरुआत प्रयागराज से ही शुरू करूंगे। सबसे पहला निवेदन आप सभी लोगों से यही है कि शांति को बनाएं। इस शहर का ऐतिहासिक से ज्यादा पौराणिक महत्व है। आज हम दो चीजों पर चर्चा करेंगे। एक तो सिविल सेवा की तैयारी को चर्चा करेंगे, एक सामान्य शिक्षा पद्धति पर चर्चा करेंगे। हम जब से यहां पर आए, इलाहाबाद तो उत्साह के लिए जाना ही जाता है, और मैं बार बार इलाहाबाद इसलिए कह रहा हूं, उसके पीछे एक वजह है, मैं आपको बताऊंगा वो वजह क्या है। प्रयागराज तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है, लेकिन जितने लोग यहां बैठे हैं उनमें से शायद ही किसी को इस बात का पता हो, शायद कि भारत के किस ग्रंथ में पहली बार प्रयागराज का उल्लेख है। कोई कोशिश करेगा? एक कर प्रयाग प्रशस्ति। बैठो। और इतना ऊपर बैठे हो, कुछ बोलोगे नहीं? सबको नीचे उतारेंगे अभी, नहीं सुनाएंगे तो है ही है। लेकिन जहां पुलकित सर बैठे हैं वहां की शुरुआत
कैसे हुई, मैंने कहा ना हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो पढ़ना नहीं है। आज ये जहां बैठे हुए हैं उसके पीछे सिर्फ पढ़ाई की भूमिका नहीं है। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले छात्र आज भी भारत में अगर कहीं हैं तो प्रयागराज में है। हमारे एक सीनियर है यहां से जो अभी गोंडा के डीएम है, मिस्टर मार्कंडे शाही, हाँ प्रतापगढ़ के रहे, वो बेसिकली देवरिया के रहने वाले हैं। लेकिन मैंने अपने छात्र जीवन काल में उतना मेहनत करने वाला और उतना कॉन्फिडेंट इंसान नहीं देखा। बहुत सामान्य घर से आते हैं और एमपी का जब वो इंटरव्यू देने गए, एक बहुत छोटी सी घटना आपको सुना रहा हूं उन्हीं से संबंधित, कि जब वो एमपी का इंटरव्यू देने गए मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का जो कमीशन है वो इलाहाबाद के लोगों से थोड़ा सा अलर्ट रहता है, जानता है कि पढ़ने वाले लोग हैं। तो पहली बार कमीशन ने कहा कि जो बोर्ड मेंबर थे वहां पे, कि जब आप कुछ भी दोगे नंबर तुम्हें पता है हम कितना देंगे। और 5 नंबर देने के बावजूद चौथी रैंक थी, ये उनकी स्थिति थी। और हम जिस दौर में यहां पर रहे हैं, अब तो शायद रिजल्ट में बड़ी कमी आई, लेकिन मैं जिस दौर में प्रयाग में रहा हूं उस दौर में प्रयागराज को आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता था। आज भी आप पूरे हिंदुस्तान में अगर घूमें तो शायद ही कोई भारत का ऐसा राज्य होगा, शायद, जहां की ब्यूरोक्रेसी में इलाहाबाद से जुड़ा हुआ व्यक्ति ना हो। शायद वो जगह जिसको किसी जमाने में ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा गया, वो जगह जिसको किसी जमाने में ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, वो जगह जो किसी जमाने में आईएएस की फैक्ट्री, ताराचंद, एएन झा, जीएन झा, मतलब इतना रिजल्ट, इतनी संख्या होती थी रिजल्ट की कि मतलब फील ही नहीं होता था कि आईएएस कोई बहुत बड़ी चीज है। और आज उस जगह की गरिमा में गिरावट आई। तो अगर गिरावट आई तो उसका कोई मुख्य वजह जरूर होगी। जापान दुनिया का एक ऐसा देश है, एकमात्र एशिया का, जहां सिर्फ 14 साल गुलामी रही, बस सिर्फ। भारत 100 साल, 1757 से 1857, 100 साल भारत को पता ही नहीं चला कि वो गुलाम है। और अगले 50 साल 1857 के बाद भारत के नेताओं को इस बात की जद्दोजहद करनी पड़ी कि वो लोगों को समझा सकें कि वो गुलाम है। छोड़ो इतिहास, अभी देखो 1920 से 2020 मिडिल ईस्ट गुलाम है। पता ही नहीं क्यों, पता ही नहीं क्यों। यहूदी हमारे दुश्मन है, इजराइल हमारा दुश्मन है। तुम कमजोर रहोगे तो तुम्हारा शोषण होगा, यह नियम है। तुम अगर कमजोर रहोगे तो तुम्हारा शोषण होगा, यह न्यूटन का चौथा नियम है। बता नहीं पाए, हमसे कहा आवत भाई बता दीजिए, हमने कहा बता देंगे, टेंशन मत लो, एकदम से परेशान मत। ये न्यूटन का चौथा नियम है। यहां आप कमजोर हैं और सौभाग्य से अगर आप समृद्ध भी हैं। भारत को देखो, लगातार विदेशी आक्रमण का इतिहास, शक, कुषाण, हूण, मंगोल, मुगल, ईरानी, अफगानी और आज आतंकवादी अजमल कसाब। क्यों? समृद्ध, सोने की चिड़िया। अगर आपका महल जैसा घर है, महल जैसा, और दुनिया की सबसे महंगी महंगी कारें आपके पास हैं और आप 1000 करोड़ के मालिक हैं, लेकिन आपका घर, आपके घर के चारों तरफ झोपड़पट्टी, तो जिस दिन भी आप कमजोर पड़ेंगे वो झोपड़पट्टी के लोग आपके घर में कूदेंगे। नहीं? हाँ, भारत जब जब कमजोर पड़ा, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, और
अर्थव्यवस्था चरमोत्कर्ष पे, साम्राज्य का पतन, तो शक अंदर आए, कुषाण अंदर आए। ये भारत की स्थिति है। गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, हूण। राजपूत काल में भारत को देखने वाला ही कोई नहीं, महमूद आता था, लूटता था, चला जाता था। दूसरे को दोष देने का मतलब है अपनी कमियों से दूर भागना। महमूद ने हमको लूटा, क्यों? क्योंकि हम कमजोर थे। इस पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए था, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने किस पे ध्यान दिया? महमूद ने हमको लूटा, तो क्यों? तैमूर लेम 1398, क्यों? नादिर शाह 1739, क्यों? जब जब हम कमजोर हुए तब तब इन लोगों ने इस देश को लूटा। तो इस देश को किससे बचाना है? कमजोरी से। तो मैंने आपसे कहा कि दुनिया में एकमात्र देश है जो सिर्फ 14 साल गुलाम रहा, जापान। 1853 कॉमोडर पैरी, अमेरिका का नेवल ऑफिसर, जापान की सरकार को बाध्य किया उसने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट पर सिग्नेचर करने के लिए। इतिहास एक ऐसी कहानी है जिसका उद्देश्य है शिक्षा देना। यह देश इसलिए महान है कि इसने अपनी सारे दर्शन को कहानियों में बदल दिया। बाद में क्या हुआ? लोगों ने कहानियां पकड़ ली, दर्शन भूल गए। जापान, बहुत पहले एक गाड़ी आती थी, आज भी उस नाम की गाड़ी आती है, जेन स्टीलो। जेन का मतलब है ध्यान। जेन शब्द जो है ना, ध्यान शब्द से बना है। जब ये ध्यान शब्द चाइना पहुंचा तो बना ध्यान, और जब ध्यान जापान पहुंचा तो बना जेन। 1853 ने जब जापान ने उस संधि पर दस्तखत किया, सबसे पहले उनके मन में विचार आया कि हम गुलाम क्यों? तो उनका एक समुराई था, यामागाता। समुराई बड़ा प्रसिद्ध कल्चर है जापान का। तो उनका एक समुराई था, यामागाता। तो उसके नेतृत्व में उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा पश्चिम। कहा जाओ पता करके आओ कि हम क्यों आ रहे। वो डेलीगेशन 14 साल पश्चिम के देशों में घूमा। 14 साल। 14 साल बाद जब वो जापान वापस आया डेलीगेशन, तो उसने कहा सर हमारे और उनके बीच में 3 अंतर हैं। बोले पहला, बोले आर्थिक संरचना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। उनके पास एक आधुनिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जिसके 2 आधार स्तंभ हैं, कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बोले अच्छा, दूसरा? बोले सर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसके भी 2 आधार स्तंभ हैं, पार्लियामेंट और मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। बोले तीसरा? बोले सर तीसरा वाला तो सबसे बड़ा है सर, उसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं। बोले कौन सा? बोले शिक्षा सर। और शिक्षा के 2 आधार स्तंभ है, ह्यूमनिज्म और रैशनलिज्म। किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति को अगर महान बनाना है तो उसकी शिक्षा पद्धति पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं नहीं कहता, यह बात कहते हैं डॉक्टर B.R. अंबेडकर। उनका एक बड़ा प्यारा कथन है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, ज्ञान। जो उसे पी लेता है ना, वो दहाड़ना शुरू कर देता है। अगर जापान 14 साल तक, अब इस कहानी को सुनाने के पीछे वजह क्या है कि जहां भी कमजोरी है ना, वहां पे सबसे पहला काम है स्वमूल्यांकन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो अब जापान से हम सीधे प्रयागराज पे आएंगे कि जब इतनी मेहनत करते हैं यहां के लड़के, इतनी मेहनत, कितना मेहनत करने का फल मिलता है, तो रिक्शे वाले को क्यों नहीं मिल रहा है? जब इतनी मेहनत यहां के लोग करते हैं, यहां के स्टूडेंट करते हैं, यहां के प्रतिस्पर्धी करते हैं, तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? उसके पीछे पढ़ाई जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार
ये बहुत जरूरी चीज है। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर बताएंगे। हमारे साथ है हमारे सीएमडी साहब मिस्टर बी सिंह। तो मैं चाहूंगा कि जबरदस्ती हम लोग लाए पकड़ गए कि सर आपको चलना ही पड़ेगा। और ये सफलता का कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आप इनसे 5 मिनट इनके बारे में सुनिएगा और आपको पता चलेगा कि सफलता के मुख्य सूत्र क्या है। अब जापान और प्रयागराज, मैंने कहा 100 मूल्यांकन। कितने लोग पिछले 2 साल से प्रयागराज में रह रहे हैं? अच्छा, नहीं, जो 70 साल से, कुछ तो पाषाण काल से रह रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। जितने लोग पिछले 2 साल से रह रहे हैं उसमें से कोई एक आदमी खड़ा हो जाए जिसको लगता है कि मुझे कुछ बहुत आता है। क्या नाम है? ऋषभ शर्मा लकी। 3 नाम है। ऋषभ जो है वो स्कूल वाला है, लकी जो है मम्मी वाला है। अरे तब ठीक, ये स्कूल वाला नाम ही पूछे। देखो सुनो इसको। ऋषभ कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ? सर 2 साल हो। कभी आजाद पार्क आए हो? एक बार। इसका पहले नाम क्या था? सर आराम से, शांति, सुनो पहले, सुनो तुम्हारी असफलता का कारण सुनो। कब आए हो? 1 साल पहले एक बार आए। हाँ। इसका पहले नाम क्या था? शायद सर अल्फ्रेड पार्क। क्यों? सर जानकारी नहीं। ये पहली वजह है। अगर पेन कॉपी लाए हो तो लिख लेना, जागरूकता का अभाव। शिक्षा का काम पता है क्या? शिक्षा का, ऋषभ बैठो। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। और कौन खड़ा हुआ था इधर? इनको माइक पकड़ाओ भाई। क्या नाम है? साकेत मिश्रा। शातिर? साकेत मिश्रा, साकेत। अच्छा साकेत, अच्छा। जी सर। कहां के रहने वाले हो? सर इलाहाबाद के हैं। प्रयागराज बोलो, प्रयागराज। जी सर। जी सर, प्रयागराज के। चलो अच्छा है। प्रयागराज में कहाँ रहते हो? सर प्रयागराज में कटरा में। घर है तुम्हारा? नहीं सर, हॉस्टल में। कौन सा? एपीएस हॉस्टल। कभी भारद्वाज आश्रम गए हो? जी सर, भरद्वाज आश्रम में। अकेले? हाँ सर, अकेले गए। चलो भारद्वाज आश्रम का वाल्मीकि इतिहास के हिसाब से महत्व बताओ, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, आराम से। जी सर, अगर वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग तो जब भगवान रामचंद्र चले थे वनवास को 14 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर क्या नाम था, हाँ, महर्षि भरद्वाज, उनके आश्रम में श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी सीता मैया साथ में आए थे। फिर उन्होंने यहीं से उनको किधर, मतलब डायरेक्शन किधर जाना है, महर्षि भरद्वाज जी ने उनको वो डायरेक्शन दी थी कि आप चित्रकूट में पंचकुटी में जाइए। मैं ऋषि भरद्वाज के बारे में पूछ रहा हूँ, भरद्वाज जी के बारे में बताओ। सर भरद्वाज ऋषि, सर उनके विषय में एक दोहा है तुलसीदास जी की रामायण में कि भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग। तुलसीदास जी का रामायण नहीं, तुलसीदास जी की रामचरितमानस है। जी सर। बताओ। हाँ सर, वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो सर नहीं पता है। चलो बैठो। जी सर। 1870 में ऋषभ, बैठो। 1870 में प्रिंस अल्फ्रेड हिंदुस्तान आए थे, रानी विक्टोरिया के बेटे थे। उनके सम्मान में इसका नाम पड़ा था अल्फ्रेड पार्क। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महर्षि भरद्वाज का जो आश्रम था वो एक विश्वविद्यालय था। भगवान राम जो तुम कह रहे हो वो सिर्फ तुमने कहा ना, उन्होंने भगवान राम को रास्ता दिखाया, डायरेक्शन। तुमने इस बात को पता करने की कोशिश नहीं की कौन सा डायरेक्शन। तुमने वहां क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि महर्षि भरद्वाज के पास ही क्यों। विश्वविद्यालय था, उसके वो चांसलर थे। वेद, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्विद्या और विमान शास्त्र, इस 5
विभागों की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का एक महानतम केंद्र था। शिक्षा का पहला उद्देश्य है व्यक्ति के दिमाग को जिंदा करना, जिंदा। और एक जिंदा दिमाग का सबसे बड़ा लक्षण है क्यूरियोसिटी, जानने की लालसा। तुम आज जबरदस्ती क्यों पढ़ रहे हो? तुम में से बहुत सारे लोग हैं जो जबरदस्ती पढ़ रहे हैं क्योंकि क्यूरियोसिटी का अभाव है। इतना बड़ा शहर प्रयागराज, पौराणिक महत्व। कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई, परा मतलब बड़ा, याग मतलब यज्ञ, तो ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया यहां पे। ब्रह्मा जी खुद पुरोहित, भगवान विष्णु यजमान। कुंभ की परंपरा, करोड़ों लोग आते हैं। यह आज से शिक्षा का केंद्र नहीं है, यह आज से शिक्षा का केंद्र नहीं है। यह एक बहुत बड़ी कमी है अब प्रयागराज के छात्रों की, जागरूकता का अभाव। तुम्हारी ये बहुत बड़ी कमी है। तुम कितना भी मेहनत करो, कितनी भी, तुम जानना नहीं चाहते हो। और जब तुम कोई चीज जानना नहीं चाहते हो तो समझ में क्यों आएगी? और जब समझ में नहीं आएगी तो व्यक्त कैसे करोगे? अभिव्यक्ति किसकी है? समझ की। अभिव्यक्ति रटने की नहीं होती। जिस देश में सबसे ज्यादा युवा हो और वो भी सबसे ज्यादा शिक्षित, वो देश जातिवाद का शिकार हो जाए, संप्रदायवाद का शिकार हो जाए, असंभव, असंभव। आप अपनी पढ़ाई की जो दिशा है बदलिए, उसे जानने की कोशिश करिए, भागिए मत। कुछ नहीं मिलेगा भागने से। पहला काम ये करिए। कुछ होगा ही नहीं भागने से। और कहीं भी पढ़ोगे, कहीं भी, प्रयागराज में, दिल्ली में, न्यूयॉर्क में, मंगल पे, तुम्हारे अगर जानने की इच्छा नहीं है। मैंने कहा ना, जापान 14 साल, 1853 में गुलाम हुआ, 1867 में मेजी रेवोल्यूशन, क्रांति कर डाली, इंटरनल। दुनिया का एकमात्र देश है जहां पे क्रांति नहीं हुई, जैसे फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, ऐसी कोई क्रांति नहीं हुई, और वो देश आधुनिक पथ पे चल रहा है। भारत भी एक देश है। 98% वहां का जो नोबल वर्ग था, 98, उसने अपनी पावर और प्रिविलेज को स्वतः समर्पित कर दिया, स्वतः। दुनिया के किसी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, पहले तो जागरूकता। दूसरा, युवा जो अवस्था है ये संघर्ष के लिए है। हमारे समाज में संघर्ष वर्ग को, शब्द को बड़ा बुरा माना जाता है। ऊर्जा की अवस्था है ना, ऊर्जा। युवा मतलब ऊर्जा। संघर्ष की अवस्था है, संघर्ष। अब संघर्ष तुम दो तरह से कर सकते हो। एक दुर्योधन की तरह, रो रो कर, मामा, चुप हो जा, बार बार मामा मामा करता रहता है। तुम अगर अंबेडकर जी की जीवनी पढ़ो, किसी आदमी को क्लास के बाहर बिठा दिया जाए, अभी आपको यहां कोई कुछ बोल दे तो 15 लड़का लेके बाहर खड़े हो जाओगे तुरंत कि निकलो। फिर रूम नंबर 18 के पीयूसी में रहते हैं, अखंड सिंह रहते थे उसमें। अच्छा, लेकिन गोल के प्रति जो कमिटमेंट है और संघर्ष की जो लालसा है, एक संघर्ष तुम कृष्ण की तरह कर सकते हो, मस्त, किसी भी कंडीशन में। उस स्थिति को पाना ही तपस्या है। हम सब तो मिडिल क्लास के हैं, ज्यादातर लोग। मैं तो मिडिल क्लास से हूं, आप में से बहुत ज्यादा लोग मिडिल क्लास का होंगे। राम तो राजा के घर के हैं, लेकिन 14 साल संघर्ष कर रहे हैं ना। ये नियम है, ये नियम है, नियम। इसीलिए कुंभ का आयोजन किया गया।
और कुंभ का आयोजन किस ग्रह से जुड़ा हुआ है? कुंभ का जो आयोजन इलाहाबाद में होता है वो किस ग्रह से जुड़ा हुआ है? बृहस्पति। और बृहस्पति कितना वर्ष लगाता है सूर्य के चक्कर करने में? 12। और इस प्रथा की शुरुआत की आदिगुरु शंकराचार्य ने, ज्ञान की धारा की शुरुआत। तुम संघर्ष से इतने निराश हो, इतने परेशान, इतने इंपेशेंट, इसलिए यहां चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा लगाई गई। इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था, यह था कि युवाओं को एक संदेश मिलेगा कि युद्ध तो जीवन का एक हिस्सा है, लड़ेंगे। तुम निराश हो। और प्रतिमा भी बेअंदाज होकर लगाई गई, मुझ पे हाथ रखे हुए, कि अगर कभी भी किसी को, इसलिए तो भारत में मूर्ति पूजा का उद्देश्य क्या था? कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पीछे जितने महान लोग हैं सबने किया है। गांधी ने किया, अंबेडकर ने किया, किसने नहीं किया? आपने किसी एक की फोटो लगा ली अपने मेज पर। तो जब भी, चूंकि हम सब मानव हैं, तो जब भी निराशा का कोई एक भाव आया, तुमने 5 मिनट बैठकर उस मूर्ति को देख लिया। और अगर आपने उस व्यक्ति की जीवनी पढ़ रखी है तो उस व्यक्ति की पूरी कहानी आपके दिमाग में एक बार रिवाउंड कर गई। इसलिए जब आप मूवी देखेंगे तो जो अंतिम सीन होती है उसमें जो नायक है वो फ्लैशबैक में जाता है कि पापा को गोली लग रही, मम्मी भाग रही है, घोड़ा चिल्ला रहा है, तब वो मारता है विलन को, क्योंकि वो फ्लैशबैक जो है वो उसको उत्तेजना देता है। तुमने जीवनियां पढ़ना छोड़ दी, तभी तो तुम मोटिवेशन पे डिपेंड हो। मोटिवेशन मजदूरों के लिए होता है, राजाओं के लिए नहीं। अखंडानंद त्रिपाठी को कौन मोटिवेशन देगा? जब पूंजीवाद की शुरुआत हुई और मजदूरों ने फैक्ट्रियों में काम करना शुरू किया, राजा मतलब जिसके अंदर मोटिवेशन जन्म से है कि कब्जा कर लेंगे, और मजदूर, तो जब पूंजीवाद की शुरुआत हुई तो मजदूर निराश हो जाते थे कि कितना काम करें, कितना। तो वहां से मोटिवेशन की धारा की शुरुआत हुई कि इनको महीने में एक बार बुलाओ। मोदी जी आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के रूप में उनका भविष्य में मूल्यांकन कैसा होगा ये तो इतिहास डिसाइड करेगा। लेकिन एक चीज, इतने सामान्य घर से आकर, इतने सामान्य बाहुबलियों के देश में, जहां हर गली में एक बाहुबली है, शहर तो छोड़ दो, ये वो देश है जहां हर गली में एक बाहुबली है, और उस देश में वो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है बहुमत के साथ, कोई अलायंस नहीं। ये उस व्यक्ति की उपलब्धि है। और एक बार नहीं, दोबारा 24 की फिर तैयारी है। अब वो बने ना बने वो एक अलग बात है, लेकिन वो तो राजनीतिक मुद्दे हैं। लेकिन व्यक्तित्व, जैसे आज आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने भी किया होगा। जैसे आज आपका पड़ोसी पूछता है यार पूरी का रिजल्ट हुआ होगा, तो तुम्हारा सीना फट जाता है कि तुम काहे पूछ रहे हो। अच्छा नहीं होगा तो क्या करोगे? नहीं होगा तो तुम्हारी गर्दन काट डालेंगे और वहीं से अपने करियर की शुरुआत करेंगे। ऐसा कहना नहीं है, नहीं तो रिकॉर्ड कर लेगा। ऐसा सोच के मुस्कुराना है कि अरे हमारा सब लोग पूछते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो मुस्कुरा दिया करो देख के कि रिजल्ट तो आएगा। तुम शिशुपाल वध देखो महाभारत में, कृष्ण तुमको मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। शिशुपाल गाली दिए जा रहा, मुस्कुरा रहे हैं, जबकि आमतौर पे एक सामान्य आदमी क्या करेगा? कोई गाली देगा तो वो भी पलट कर देगा। मुस्कुरा रहे हैं, निकाले मैगजीन लगाए, लोड किए। तुम गुस्सा हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो जब कमजोर रहोगे। अभी रामचंद्र जी पागल हैं, जंगल में भटक रहे हैं, ताकत का राजा घर में पैदा हुए थे, लेकिन भगवान कैसे बने? संघर्ष की वजह से। तो दूसरा सबसे अहम हिस्सा है जीवन का संघर्ष। तो पहली चीज जागरूकता और दूसरी चीज संघर्ष। लेकिन संघर्ष करने के लिए ताकत चाहिए, अंतिम बात। तीसरा पॉइंट, पहली दोनों बातें क्लियर हुई। संघर्ष, इतिहास में बहुत बड़े सारे कैरेक्टर, उसमें कैरेक्टर है शेरशाह सूरी। बचपन में मां मर गई, पिता ने दूसरी शादी कर ली, पिता जागीरदार हैं, जमींदार हैं,
शिक्षित आदमी है, जौनपुर से शिक्षा लिया है, राजा बनने का सपना है, घर से निकाल दिया। बिहार के गवर्नर के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता है। बिहार के गवर्नर की मृत्यु हो गई, उसकी वाइफ से शादी कर लिया, बिहार का गवर्नर हो गया। बिहार की गवर्नर की जो वाइफ थी, उसकी बहन को छोड़ने मिर्जापुर आ रहा था। बीच में वो कांड हो गया शेर वाला, शेर ने कॉन्वॉय पे हमला किया, इसने मार दिया शेर को। अब मारा कि नहीं मारा ये नहीं क्लियर है, लेकिन शेर पे बैठा हुआ था ये। तो जिस लेडी को छोड़ने आ रहा था उसने पर्दा हटा के देखा तो ये शेर पे बैठा हुआ है। लेडी को बड़ा अच्छा लगा, शेर और मारते हो क्या यार। पतला कुछ दिन बाद उसकी भी आदमी की डेथ हो गई, इसने उससे भी शादी कर लिया। बिहार और मिर्जापुर का गवर्नर दोनों को बेस बनाया। 1538 में बंगाल पर कब्जा। इसके दोस्त ने इसको सलाह दिया कि आप राजा की उपाधि ले लो। कहा नहीं, राजा की उपाधि दिल्ली की गद्दी पर बैठकर ही लेंगे। तुम में से बहुत सारे लोग उतने संघर्ष से कभी नहीं गुजरोगे। संघर्ष होता किससे? 1538 बंगाल पर कब्जा, तब हुमायूं को पता चलता है कि हम खतरे में हैं। हुमायूं सेना उन्हें लेकर बंगाल पहुंचता है। उसको हुमायूं की कमजोरी पता है ना, बंगाल में अफीम सजा दिया, अच्छे अच्छे डांसर सजा दिए। और बंगाल से बाहर हुमायूं बंगाल पहुंचा, उसने देखा अफीम, उसने बंगाल का नया नाम रखा जन्नताबाद। हुमायूं 10 महीने बंगाल में पड़ा हुआ है, शेरशाह तैयारी कर रहा है। हुमायूं का भाई है हिंदाल, लेटर पे लेटर भेज रहा है कि भैया 5 जून को फ्री है, भैया भैया फ्री है, कहा हम देख लेंगे। हिंदाल ने अपने आप को हिंदुस्तान का राजा घोषित कर दिया। वहां से निकलता है वो, चौसा में उसको शेरशाह से मुलाकात होती है। 1539 बैटल ऑफ चौसा। दोनों सेनाएं आमने सामने। 3 दिन। तीसरे दिन शेरशाह अपनी आर्मी लेता है, डोरा डंडी, बैटलफील्ड से बाहर। हुमायूं ने पूछा क्या हुआ? कहा ये बगल में कोई कबीले का सरदार है, उसने इनको गाली दिया, उसी को दंडित करने जा रहा है। हुमायूं के पास कितना अच्छा मौका था शेरशाह पे हमला करने का, मौका छोड़ दिया। जीवन में मौके कभी मत छोड़ो। शेरशाह ने रात्रि हमला किया, नाइट अटैक। पूंजीवाद जब से इस देश में आया तो उसने देश के पैमाने बदल दिए कि जीवन का मतलब आराम करना, वो तो हरामखोरी है। कलाम साहब अंतिम तक क्लास लेते रहे। संघर्ष कैसे होगा? संघर्ष होगा एक शक्तिशाली मन से, दिलबाग गुटखा खाने से नहीं होगा। इलाहाबाद में रहते हो तुम, प्रयागराज में, जहां भगवान राम को दीक्षा मिली। उनकी पत्नी को एक साड़ी गिफ्ट किया। जिस धरती पर राम को दीक्षा मिली भगवान बनने की, 14 साल तपस्या किया। तुम्हारा उद्देश्य, अगर तुम्हारा नशा नहीं है तो तुम खत्म हो। नशा बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य, इसीलिए इस जमीन पर पढ़ने के लिए हमारा जब इलाहाबाद में एडमिशन हो गया था, सिर्फ इलाहाबाद में एडमिशन होने पे ही शादी तय हो गई थी। कह रहे भैया प्रयागराज में लोग मानने लगे थे कि कलेक्टर भैया। इतनी जबरदस्त इस जमीन की गरिमा थी, है भी। 3 काम कर लो, जागरूक हो जाओ। जब भी तुम कोई चीज सीखते हो, शुरुआत में समय लगता है यार, क्यों परेशान हो? साइकिल सीखे, एक दिन में थोड़ी सीख लिए। कार चलाना सीखे, जो शुरुआत का समय होता है, शुरुआत उसमें समय लगता है। इसको जिंदा करो। पहला काम ये करो, संघर्ष करो और साधना करो, ध्यान करो, योग। जब तक तुम अपने इस मन को, ताकत को नहीं बढ़ाओगे, संघर्ष नहीं कर पाओगे। और संघर्ष ही सूत्र है राजा बनने का। भारत के एक बहुत प्रमुख राजनेता हैं, बेचारे पिछले 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। मैं उनकी इस धैर्य और ताकत को सलाम करता हूं। क्या बात है, पता नहीं, शायद कपालभाति होती करते होंगे, लेकिन 3, बस ये 3 चीज हमसे आज ले लो। जागरूकता, अगर तुम किसी भी विषय को पढ़ रहे हो, जैसे तुमने फंडामेंटल राइट खत्म किया चैप्टर, तो खत्म करने का मतलब यह है तुम तथ्य भूल जाओगे। हम भी जब क्लास लेने जाते हैं तो तथ्यों को देखकर ही जाते हैं।
कई बार ऐसा हुआ कि क्लास में लड़कों ने तथ्य पूछ लिया, नहीं आता तो बोले यार कल पता करके बताएंगे। तथ्य तो व्यक्ति भूलता ही है, कॉन्सेप्ट। तुम साइकिल चलाना सीखे, 10 साल साइकिल नहीं चलाए, साइकिल चलाना भूल जाओगे? नहीं। जागरूक होकर पढ़ो, जागरूक होकर। संघर्ष जीवन है, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन संघर्ष करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। और साधना मतलब ध्यान। संतों का देश है। कभी 150 रुपए का नोट देखे हो बाजार में? नहीं, क्योंकि 150 का असली नहीं आता, जिसका असली होता है उसी का नकली होता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग, जितने लोग तैयारी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने इस सेमिनार की जो विशेष तत्व रहे उससे लाभ लेने का कुछ ना कुछ प्रयास किया होगा। अब बात तो कयामत तक चलेगी।